हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेजुबान इश्क का 34वां भाग लेकर आ गए हैं और इस स्टोरी में आप सब ने अभी तक देखा है कि पैल की दाल वहाँ नहीं गलती और वो निखिल को अपने साथ शादी की बात करने के लिए ले जाती है, पर मोहित के चलते वो शादी की बात नहीं कर पाती और वो अंजलि से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। तभी उसको कोई और रास्ता नहीं दिखता तो वो आयुष को मन में उल्टी सीधी बातें भरने लगती है, जिसके बहकावे में आके आयुष अब आगे क्या करता है चलिए देखते हैं। अगली सुबह पूरे सूर्यवंशी मेंशन में हलचल मचा हुआ था क्योंकि आयुष किसी को भी नहीं मिल रहा था। वही दादी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं समझ ही नहीं आ रहा है था कि आखिर आयुष गया तो गया कहाँ। वही वॉचमैन ने भी उसे मेन गेट से बाहर जाता हुआ नहीं देखा था, जिस वजह से कोई समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आयुष अगर घर के अंदर नहीं था तो घर के बाहर गेट के अलावा कहाँ से निकलेगा। तुलसी बेटा, एक बार शूद्र को फ़ोन करके पूछ लो कहीं आयुष उसके पास तो नहीं है। हो सकता है बिना बताए राघव के साथ सुबह सुबह ही चला गया हो। दादी माँ ने परेशान आवाज़ में तुलसी जी की तरफ देखते हुए कहा। जी माँ जी, मैं एक बार शूद्र और अंजलि से भी पूछ लेती हूँ। तुलसी जी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाला। आज घर पर दादी माँ और तुलसी जी ही थे और शूद्र के पापा तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। मोहित भी सुबह सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया था। घर के सभी नौकर चाकर आयुष को घर की हर एक कोने में ढूंढ चुके थे, लेकिन आयुष कहीं नहीं मिला। बस उसके टेबल पर एक नोट पड़ा हुआ था। मैं आप सबसे दूर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आयुष का वो नोट पढ़ने के बाद तो दादी माँ और तुलसी जी की सांस ही अटक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयुष ने ऐसा क्यों किया। दादी माँ का तो रोते रोते बुरा हाल हो चुका था क्योंकि आयुष उनकी आंखों का तारा था। वही तुलसी जी भी बेहद परेशान हो गई थी। उन्होंने जल्दी से शूद्र का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन शूद्र का फ़ोन बिजी आ रहा था, इसलिए उन्होंने अंजलि के फ़ोन पर ट्राई किए। लगभग 3 से 4 बेल जाने के बाद ही अंजलि ने तुलसी जी का फ़ोन उठा ही लिया। हेलो माँ, अंजलि ने थोड़ी आलसी भरी आवाज़ में फ़ोन उठाते हुए कहा, क्योंकि वो अभी तक सो रही थी। अंजलि बेटा, आयुष तुम्हारे पास आया है क्या? तुलसी जी ने बड़े परेशानी आवाज़ में अंजलि से पूछा। आयुष की बात सुनते ही अंजलि की नींद एकदम से छूमंत हो गई और वो जल्दी से अपने बेड से बैठते हुए बोली, क्या हुआ माँ? आयुष घर पर नहीं है क्या? मेरे पास तो वो यहाँ नहीं आया है। अंजलि की बात सुनकर तुलसी जी और ज़्यादा परेशान हो गईं और उन्होंने अंजलि को आयुष के अचानक से नोट छोड़कर गायब हो जाने के बारे में बता दिया। उसकी बात सुनकर तो अंजलि भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं शूद्र जी से बात करती हूँ, हम जल्दी ही आयुष को ढूंढ लेंगे। वो बच्चा है, कहाँ ही गया होगा। मैं कुछ देर में आपको फ़ोन करती हूँ, अंजलि ने तुलसी जी से कहा और जल्दी से फ़ोन काट के शूद्र को फ़ोन मिला दिया। शूद्र इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में था, जिस वजह से उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, इसलिए वो ऑर्डिनेटर जल्दी से राघव को फ़ोन किया। हेलो भाभी, सब ठीक है ना? राघव ने फ़ोन उठाते ही अंजलि से पूछा। अंजलि ऐसे कभी राघव को कॉल नहीं करती थी। राघव ने जब अंजलि की कॉल अपने फ़ोन पर आता देखा तो उसे लगा कि शायद कोई इमरजेंसी है, इसलिए शूद्र के फ़ोन ना उठाने की वजह से अंजलि उसे फ़ोन कर रही थी। राघव भैया,
शूद्र जी कहाँ हैं? अपनी उनसे तो जल्दी से जल्दी आयुष कहीं नहीं मिल रहा है। ऊपर से वो एक नोट लिख कर गया है कि कोई उसे ना ढूंढे। वो बस 4 साल का है। अगर किसी को भनक लग गई कि वो शूद्र जी का बेटा है, उसकी जान से खतरा हो सकता है। अंजलि ने सांस बढ़ाकर राघव को सब बता दिया। राघव अंजलि की बात सुनकर घबरा गया था, इसलिए वो जल्दी से फ़ोन काटा कर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भाग गया। वो इस वक्त शूद्र के ऑफिस में कुछ फ़ायदे लेने आया था, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठा लिया। वरना अगर वो भी कॉन्फ्रेंस ऑफिस में होता तो शायद वो भी फ़ोन नहीं उठाता। राघव भागता हुआ ऑफिस के अंदर आया। शूद्र अपने क्लाइंट्स को एक रजिस्ट्रेशन दिखा रहा था, लेकिन राघव के ऐसे परेशान हुए आने की वजह से वो कुछ डिस्टर्ब हो गया। वो राघव के चेहरे से ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। एक्सक्यूज मी प्लीज, शूद्र वहाँ से मौजूद बाकी लोगों से कहा और राघव के साथ रूम से बाहर आ गया। सर सर अंजलि, राघव ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने अपनी आईब्रो जोड़ते हुए टेंशन में पूछा, क्या हुआ अंजलि को? सर, अंजलि भाभी बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने अभी मुझे कॉल किया था और बताया कि आयुष घर में नहीं है और वो नहीं मिल रहा और वो कोई नोट छोड़कर गया है। भाभी ने हमें जल्दी से घर आने के लिए कहा है। राघव ने परेशानी भरी आवाज़ में शूद्र को एक्सप्लेन करते हुए कहा। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, राघव, शूद्र ने टेंशन भरी आवाज़ में कहा और वो दोनों भागते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। राघव ने जल्दी से ग्रुप में इन्फॉर्म करके दिया कि आज की कॉन्फ्रेंस किसी इमरजेंसी के चलते कैंसिल करवा दी और फिर वो दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते ही जल्दी से कार में बैठकर सूर्यवंशी मेंशन की तरफ निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आयुष एक गाड़ी में रोता हुआ अकेले बैठा था। ड्राइवर ने उसे चढ़ा तो लिया था, लेकिन ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा ही वो अकेले कहाँ जा सकता था। बेटा, आप अकेले हो क्या? बताओ आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर ने आयुष से पूछा। कहीं भी नहीं, लेकिन यहाँ से बहुत दूर ले चलिए जहाँ मुझे कोई भी ढूंढ ना सके, आयुष ने सुबकते हुए जवाब दिया। यहाँ से दूर क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर से भाग कर आए हो? ड्राइवर ने एक परेशान चेहरे के साथ आयुष को सीरियसली व्यू मिरर में देखते हुए पूछा। अंकल, आप प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर ले चलिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं आपको पैसे दे दूँगा, आयुष ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर उसकी बात सुनकर उसका चेहरा देखकर समझ गया था कि वो सच में घर से भागकर आया है, इसलिए ड्राइवर ने उसे पुलिस स्टेशन से जाना ही ठीक लगा। ये भी सच था कि वो नहीं जानता था कि आयुष कौन था, लेकिन अगर वो आयुष की बात मानकर उसे कहीं छोड़ आता तो उसकी ड्राइवरी की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। हो सकता है कि पुलिस इस बच्चे को कभी न कभी ढूंढे और वो ड्राइवर बिना किसी बात के फंस जाए। ट्रक से ड्राइवर ने सीधा आयुष को पुलिस स्टेशन ले जाकर छोड़ दिया और पुलिस वालों को बता दिया कि ये बच्चा घर से भागकर आया है। पुलिस वालों ने ड्राइवर का बयान लिया और आयुष को वहां बिठाकर ड्राइवर को पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कह दिया। आयुष मुंह बनाकर चुपचाप चेयर पर बैठा था और कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। देखो बच्चे, जिद नहीं करते, हमारी बात का जवाब दो। अगर तुम्हें अपने घर में से किसी का नंबर भी याद है तो हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुला सकते हैं, पुलिस ऑफिसर ने आयुष को समझाते हुए कहा। लेकिन आयुष तो इतना जिद्दी था कि उसने आधे घंटे से पुलिस वालों की कोई भी बात का जवाब नहीं दिया था। अब तो ये तीसरा पुलिस ऑफिसर था जो आयुष से पूछताछ कर रहा था। यो सभी लोग आयुष के से परेशान हो चुके थे।
सर, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा है, क्या करें? क्या हमें इससे कुछ सख्ती से पूछना चाहिए? एक पुलिस ऑफिसर ने अपने सीनियर के कान में फुसफुसाते हुए कहा। बच्चा है, जिस तरह से घर से भाग कर आया है, हो सकता है घर में किसी बात की प्रॉब्लम चल रही हो या घर वालों ने इसे ज़्यादा डांट दिया हो। देखो ना, रो रो कर अपनी आंखें सुखा रखा है। हम अगर इसे और डराएंगे तो शायद ये बिल्कुल ही ना बोले। सीनियर ऑफिसर ने उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए जवाब दिया। आप ठीक कह रहे हो सर, लेकिन हम इससे कैसे बुलवाएं? उस ऑफिसर ने अपने सीनियर की तरफ देखते हुए पूछा। टेल मे ट्राई। सीनियर ऑफिसर ने आयुष के आगे घुटनों के बल बैठते हुए कहा। बेटा, अगर आप हम अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताएंगे तो हम आपको घर कैसे भिजवा पाएंगे? फिर हमें आपको भी यहाँ पर इन्हीं लोगों के साथ रख देंगे जब तक आपके पेरेंट्स नहीं मिल जाते। पुलिस ऑफिसर ने जेल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ पर बाकी क्रिमिनल बंद किए गए थे। आयुष ने जब जेल की तरफ देखा तो उसके अंदर 6 हट्टे कट्टे गुंडे थे। उन सभी के चेहरों पर कहीं ना कहीं चोट आई हुई थी, जिन्हें देखकर इस काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। नहीं, मैं इन बुरे अंकलों के साथ नहीं रहूँगा, आयुष ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तो फिर बता दो, आपकी मम्मी पापा कौन हैं? हम उन्हें फ़ोन करके बुला लेते हैं। नहीं तो आपको इन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। उस पुलिस ऑफिसर आयुष को बड़े प्यार से कहा। आयुष ने फिर हार मान ली और पुलिस ऑफिसर को एक नंबर दे दिया। पुलिस ऑफिसर ने वो नंबर डायल किया और किसी के फ़ोन उठाने का इंतज़ार किया। लगभग 2 रिंग के बाद किसी ने फ़ोन उठा लिया था। हेलो, अंजलि ने फ़ोन उठाकर कहा। हेलो मैडम, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। आपका बेटा हमारे सामने बैठा हुआ है, आप प्लीज़ जल्दी से आकर इसे ले जाइए, पुलिस ऑफिसर ने अंजलि से कहा और फ़ोन रख दिया। अंजलि पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि वो बच्चा पुलिस स्टेशन में था, वो और कोई नहीं बल्कि आयुष ही था। इसके बाद अंजलि ने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी घुमाने को कहा और पुलिस स्टेशन की तरफ लेने के लिए कहा। ये सुनने के बाद कि आयुष गायब हो गया, अंजलि जल्दी से सूर्यवंशी पैसेंजर के लिए निकल गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया। लगभग 15 मिनट बाद अंजलि पुलिस स्टेशन आ पहुंची। वो भागते भागते दरवाजे के अंदर और उसने पूरे हाल में झांक कर देखा और उसकी नज़र कोने पर आकर रुक गई, जहां पर आयुष कुर्सी पर सर झुकाए रोता हुआ बैठा था। मैडम, क्या ये आपका बेटा है? पुलिस ऑफिसर ने अंजलि से पूछा। जी जी ऑफिसर, ये मेरा बेटा है। आई एम सॉरी आप लोगों को परेशानी हुई हो तो। अंजलि ने पुलिस ऑफिसर की तरफ देखते हुए सर झुकाकर कहा। सॉरी की बात नहीं है मैडम, क्या आप नहीं जानती कि आजकल का ज़माना कितना ख़राब है? बच्चों की पार्ट्स की स्मगलिंग चल रही है और ऐसे में आप अपने बच्चों को इतनी लापरवाही से खुला कैसे छोड़ सकती हैं? आपके होते हुए वो घर से बाहर आ गया। वो तो शुक्र हो उस टैक्सी वाले का जिसने इस बच्चे को यहाँ पुलिस स्टेशन में लाकर छोड़ दिया, नहीं तो क्या पता कोई लालच के मारे इस बच्चे को अपने साथ कहीं ले जाकर बेच ही देता। उसके बाद भी आप लोग ने हमारे पास ही आना था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। गलती आप लोग करते हैं और दिन रात हम उसे कैसे सॉल्व करने में पागल हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ने अंजलि को थोड़ा डांटते हुए कहा। आई एम सॉरी ऑफिसर, अंजलि ने सर झुकाकर ऑफिसर की सारी डांट सुनने के बाद सिर्फ ये 2-3 लफ्ज कहे थे। वहीं दूसरी तरफ आयुष सर झुकाए बैठा था। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो यूँ सर उठाकर अंजलि की तरफ देख ले।
लेकिन अपनी वजह से अंजलि को डांट खाते हुए तो सुन ही लिया था, जिस वजह से उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। अंजलि पुलिस ऑफिसर को सॉरी बोलने के बाद आयुष के पास आकर खड़ी हो गई। आयुष ने अभी भी अपना सर उठाकर अंजलि की तरफ नहीं देखा और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए बैठा रहा। चलो घर चलते हैं, अंजलि ने आयुष की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। आयुष ने चुपचाप अंजलि का हाथ पकड़ा और चेयर से उतरकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। आयुष ने अंजलि का नंबर दिया था क्योंकि वो जानता था कि अगर शूद्र का नंबर देगा तो शायद शूद्र उससे गुस्सा हो जाएगा और साथ ही उसकी पिटाई भी करेगा। आयुष ने अभी तक एक शब्द तक नहीं कहा था। अंजलि ने भी अभी उससे घर छोड़ने के बारे में कुछ नहीं पूछा। भूख लगी है, कुछ खाओगे? अंजलि ने आयुष की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त 12 बज चुके थे और आयुष सुबह से बिना खाए पिए घर से निकल गया था, जिस वजह से अंजलि इतना तो समझ गई थी कि शायद अब उसे भूख लगी होगी। हालांकि ये बात कुछ हद तक ठीक भी थी। क्या उसे को भूख लगी थी, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया और ना में गर्दन हिला दी। लेकिन अगले ही पल आयुष का झूठ पकड़ा गया जब उसके नन्हे से पेट में से आवाज़ आने लगी। अंजलि फिर उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर गई और उसने आयुष को फेवरेट सैंडविच मंगवा दिया। अंजलि ने साथ ही शूद्र को मैसेज करके भी बता दिया था कि आयुष मिल चुका है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान ना हो। साथ ही वो दादी माँ और तुलसी जी को भी बता दे कि आयुष ठीक है और वो कुछ देर बाद आयुष को अपने साथ लेकर सीधा सूर्यवंशी मेंशन आ जाएगी। अंजलि का मैसेज पढ़कर शूद्र भी थोड़ा टेंशन फ्री हो गया था, लेकिन उसे अभी भी आयुष को देखना था, इसलिए उसने अंजलि से उनका एड्रेस मांग लिया। वो जानता था कि आयुष को अंजलि से अच्छा हैंडल कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसे अब ज़्यादा फिक्र भी नहीं थी। आयुष बेटा, आपको भूख लगी है ना? जल्दी से ये सैंडविच खा लो, ये तो आपका फेवरेट सैंडविच है। अंजलि ने आयुष के सर पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन आयुष ने अंजलि की बात नहीं मानी और सैंडविच की प्लेट दूर से ठेल दी। अंजलि आयुष का ऐसा करने पर काफ़ी हैरान थी, क्योंकि आयुष हमेशा ही अंजलि से काफ़ी प्यार से पेश आता था, लेकिन आज वो अंजलि से नाराज़ था। अंजलि को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आयुष घर से भागा क्यों था, और अब जब मिल गया है तो वो अंजलि से आंखें मिलाकर बात तक नहीं कर रहा है। बेटा, क्या आप अपनी मॉम से नाराज़ हो? क्या आपको मॉम अब अच्छी नहीं लगती? अंजलि ने बड़े प्यार से आयुष का सर सहलाते हुए पूछा। आयुष ने बस ना में गर्दन हिला दी और कोई जवाब नहीं दिया। देखो बेटा, अगर आपको आंटी पसंद नहीं है तो आप खुद को भूखे रहकर खुद को सजा क्यों दे रहे हो? आपको तो खाना खा लेना चाहिए ना, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो जल्दी से सैंडविच ख़त्म कर लो। अंजलि ने बड़े प्यार से आयुष के बालों को सहलाया और दोबारा से सैंडविच की प्लेट आयुष के आगे रख दी। आपको भूख नहीं लगी? आयुष ने बस इतना ही कहा, चुप्पी तोड़कर अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। अंजलि ने एक स्माइल के साथ आयुष से बड़े प्यार से कहा। आपको भूख नहीं है तो भी आपके टोमी में जो मेरा भाई बहन है उसे तो भूख लगी होगी ना? आयुष बड़ी मासूमियत के साथ अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। आयुष की बात सुनकर अंजलि तो एकदम से हैरान ही हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आयुष को अंजलि की प्रेगनेंसी के बारे में किसने बताया। क्या उसके घर छोड़ने की वजह यही थी कि अंजलि प्रेग्नेंट थी और अब उनकी ज़िंदगी में एक और बच्चा आने वाला था? क्या उसे ये लग रहा था कि बच्चों के आ जाने की वजह से कोई भी आयुष से प्यार नहीं करेगा? अंजलि का तो दिमाग ही घूम गया था ये सब सवाल सोचते सोचते।
आप ठीक कह रहे हो। आपके भाई बहन को भूख लगी होगी, इसलिए मॉम भी आपके साथ खाना खा लेगी। अंजलि ने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बड़े प्यार से आयुष से कहा। अंजलि ने इसके बाद अपने लिए भी खाना मंगवा लिया और वो एक बार आयुष को खिला रही थी और दूसरी बार खुद खा रही थी। आयुष को अब थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। तभी पूरा रेस्टोरेंट में किसी की आवाज़ से गूंज उठा। आयुष शुद्ध ने गुस्से से टेबल पर कुछ दूर खड़े हुए ही आयुष का नाम पुकारा। शुद्ध की बात सुनकर आयुष का खाना तो गले में ही अटक गया था और वही आयुष वीर शूद्र को देखकर काफ़ी डर गया था। वो जल्दी से चेयर से उठकर अंजलि के पीछे छुप गया। अंजलि शूद्र को देखकर खड़ी हो गई। शूद्र की आंखों में गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था। आयुष सामने आओ, अब पीछे क्यों छुप रहे हो? गुस्से से शूद्र ने आयुष को देखते हुए कहा। पहले आप प्रॉमिस करो आप मुझे मारोगे नहीं। आयुष ने थोड़ा सहमी हुई आवाज में अंजलि के पीछे छुपे हुए ही शूद्र से कहा, मारोगे नहीं? शूद्र का दिल तो कर रहा था कि आज वो आयुष की अच्छी खासी पिटाई कर दे ताकि वो दोबारा से घर से भागने की सोचे भी ना। शूद्र इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने आगे बढ़कर आयुष को अंजलि के पीछे से निकालने की कोशिश की। अंजलि ने जल्दी से शूद्र के कंधों पे हाथ रख कर उसे शांत करवाने की कोशिश की, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर इतने गुस्से में शूद्र ने आयुष से बात की तो शायद बात और बिगड़ जाए। आयुष, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पहले सच सच बताओ कि तुम घर से भागे क्यों गए थे? शूद्र ने खुद को शांत करते हुए आयुष से पूछा। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से शूद्र को शांत कराकर चेयर पर बिठा दिया। आयुष अभी भी अंजलि के पीछे छुपा हुआ था। अंजलि ने उसे भी चेयर पर बिठाया और खुद शूद्र और आयुष के बीच में बैठ गई। आयुष बेटा, पहले आप अपना खाना खत्म कर लो, फिर हम डैड से बात कर लेंगे। अंजलि ने आयुष के आंसू साफ करते हुए कहा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। अंजलि का एक हाथ आयुष को खाना खिला रहा था और दूसरा हाथ में उसने शूद्र का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से शूद्र का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया था। शूद्र आप चुपचाप अंजलि और आयुष को देख रहा था। उसके दिमाग में भी यही ख्याल था कि आखिर आयुष घर छोड़कर क्यों भागा था। क्या उसके घर में किसी ने कुछ कहा या कोई और बात थी? थोड़ी देर में ही अंजलि ने आयुष को उसका सैंडविच खिला दिया और फिर बड़ी प्यार से उसका मुंह साफ किया। आपको पता है आपके डैड आपके लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे? आप बताओ आप घर से क्यों आ गए थे? अंजलि ने आयुष को अपनी बाहों में थामते हुए कहा। अगर अब तुम्हारी कोई शर्त हुई ना आयुष, तो मैं सच कह रहा हूँ, हमेशा के लिए घर में बंद कर दूंगा तुम्हें। शूद्र ने फिर से गुस्सा करते हुए आयुष से कहा। शूद्र की गुस्से वाली आवाज़ सुनकर आयुष अंजलि की बाहों में सिमट गया। मॉम प्लीज़ मुझे इनसे बचाओ, ये मुझे मारेंगे। आयुष ने थोड़ा डरते हुए अंजलि से कहा। नहीं बेटा, अपना उनका गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। डैड आपको नहीं मारेंगे। पहले बताओ आप घर से क्यों चले गए? क्या किसी ने आपको घर पर कुछ कहा था? अंजलि ने बड़े प्यार से आयुष से पूछा। आयुष ने बस ना में गर्दन हिला दी। तो फिर क्या बात हुई? अंजलि ने फिर आयुष से पूछा। क्या आप मेरे भाई बहन के आने के बाद मुझसे प्यार नहीं करेंगी? आयुष ने आंसू बहाते वक्त अंजलि की तरफ देखते हुए पूछा। आयुष के मुंह से ये बात सुनकर शूद्र भी थोड़ा हैरान हो गया था। उसके दिमाग में भी वही बातें घूम रही थी जो कुछ देर पहले अंजलि के दिमाग में घूम रही थी। अब उसे काफ़ी हद तक साफ साफ समझ आ गया था कि आयुष घर से क्यों भागा था। यहाँ आओ मेरे पास। शूद्र ने आयुष को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। आयुष शूद्र से डर रहा था, इसलिए वो अंजलि की बाहों में फिर से सिकुड़ने लगा।
बेटा तुम जानते हो मैं अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं करता, शूद्र ने थोड़ा सख्ती से के साथ कहा। आयुष जानता था कि उसके डैड के गुस्से के आगे उसकी नहीं चलेगी, इसलिए वो चुपचाप अंजलि की बाहों से निकलकर शूद्र के पास आ गया और उसकी गोद में चुपचाप सर झुकाए बैठ गया। आपको किसने बताया ये सब? शूद्र ने शांति से आयुष से पूछा। पायल बुआ ने बताया था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आपका और मॉम का अपना बेटा होगा तो आप मुझसे प्यार नहीं करोगे। घर में सभी लोग छोटे बच्चे से प्यार करेंगे और मुझ पर कोई ध्यान नहीं देगा। मेरे सारे खिलौने उसको दे देंगे, मेरे सारे स्टेप्स वो खा जाएगा। आयुष ने सुबकते हुए शूद्र से कहा। आयुष की बातें सुनकर शूद्र का गुस्सा सातवें आसमान छू रहा था। अगर इस वक्त पायल उसके सामने होती तो वो शायद शूद्र उसे बिना सोचे समझे सीधा गोली मार देता। भैया उसे की बातों से अंजलि की आंखों में नमी थी। वो महसूस कर पा रही थी कि नन्हे से बच्चे पर क्या बीती होगी जब उसने इतना सब कुछ सोच कर घर छोड़ा होगा। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारी डैड तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारी पायल बुआ पागल हो गई है, वो तो तुमसे कुछ भी कहती रहती है। उसने मेरे बारे में भी पहले तुमसे कितना कुछ कहा था। बेटा हम कभी भी तुम्हारे खिलौने किसी को नहीं छूने देंगे और ना ही तुम्हारे स्नैक्स तुम्हारा भाई खाएगा। वो तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम अपने खिलौने उसे देना चाहते हो या नहीं, वरना हम उसे दूसरे ला देंगे और साथ ही हम हमेशा तुम दोनों को एक जैसा ही प्यार करेंगे। तुम्हें पता है आयुष, अब तुम बड़े भाई बनने वाले हो, यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। तुम्हें अपने छोटे भाई या बहन का ख्याल रखना होगा। अब तुम भी घर में सबसे छोटे नहीं रहोगे, अब तुम बड़े भाई बन जाओगे। अंजलि ने आयुष के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा और उसके माथे पर किस किया। हाँ बेटा तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, तुम तो देख सकते हो ना, दादी माँ मुझे और मोहित से एक जैसा प्यार करती हैं, तो तुम ही बताओ किसी दूसरे के आ जाने से तुम्हारा प्यार कैसे कम हो सकता है। तुम मुझसे और मॉम से भी एक जैसे ही प्यार करते हो, वैसे ही हम तुमसे और तुम्हारे भाई से एक जैसा ही प्यार करेंगे और यहाँ तक कि तुम्हें भी हम दोनों जितना ही प्यार करना होगा, क्योंकि वो बड़ा होकर तुम्हारी परछाई बनेगा। शूद्र ने आयुष को प्यार से समझाया और अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही देर बाद अंजलि आयुष और शूद्र के साथ सूर्यवंशी मेंशन पहुंच गए। अंजलि ने आयुष को अपनी गोद में उठाया हुआ था और शूद्र गुस्से से घर के अंदर बढ़ रहा था। आयुष को देखते ही दादी माँ और तुलसी जी भागते हुए अंजलि की तरफ आ गए और दादी माँ ने आयुष को अपनी गोद में ले लिया। मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? तूने तो आज अपनी दादी की जान ही निकाल दी थी। दादी ने आंसू बहाते हुए आयुष के चेहरे को चूमते हुए कहा। सॉरी दादी माँ, मुझे लगा कि शायद आप मेरे छोटे भाई बहन के आ जाने के बाद मुझसे प्यार नहीं करेंगे, इसलिए मैं चला गया। आयुष ने मायूसी भरी आवाज़ में दादी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भी हमेशा मुझे उतने ही प्यारे रहोगे, दादी ने आयुष को अपने सीने से लगाते हुए कहा। अब आप पूछेंगी नहीं कि इसे ये सब बातें किसने कही? दादी माँ, मैं आपको पहले भी कहा था कि पायल का दिमाग इस वक्त खराब हो चुका है, लेकिन आपने उसी का साथ दिया। आप जानती हैं उस लड़की ने इस नन्हे से बच्चे के दिमाग में कैसी कैसी बातें भर दी थी। अगर आपने इस बारे में भी सज़ा नहीं दी तो वो दोबारा से मेरे बीवी बच्चों को परेशान करेगी। शूद्र ने गुस्से से दादी माँ की तरफ देखते हुए कहा। अपने लिए बीबी सुनकर अंजलि का दिल एकदम से झूम उठा था। उसे इस वक्त सच में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे वो शूद्र की बीबी थी। आखिर उधर इतनी हक से उसे अपनी बीवी कहकर इंडिकेट किया था। वही दादी शून्य पड़ गई थी। इससे पहले कि दादी कुछ कह पाती, शूद्र ने अपने मोबाइल फ़ोन में एक वीडियो निकालकर दादी को दिखा दी, जहां पर पायल ने पार्टी में जानबूझकर अंजलि को धोखा दिया था। वो तो
अंजलि बड़ी मुश्किल से संभल गई। वीडियो देखकर दादी माँ की आंखें बड़ी हो गई। दादी माँ, उम्मीद है इस बार आप सही फैसला करेंगी। आपके प्यार ने उसे लड़की को अंधा कर दिया है। उसके जी में जो आता है वो वैसा ही करती है। उसी ने पार्टी में अंजलि को प्रेगनेंसी का तमाशा बना दिया था, जिस वजह से अंजलि मीडिया वालों के बीच में फंस गई थी। आप ही बताइए, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। शूद्र ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। शूद्र की बात सुनकर तुलसी जी को भी काफ़ी गुस्सा आ गया था। उन्होंने सीधा पायल को फ़ोन करके सूर्यवंशी मिशन जल्द से जल्द आने को कहा। वहीं दूसरी तरफ पायल को लग रहा था कि शायद उसका प्लान कामयाब हो गया था, इसलिए वो मटकती मटकती बड़े अरमानों के साथ सूर्यवंशी मिशन तमाशा देखने के लिए आ गई। पायल ने आज निखिल को भी बुला लिया था। निखिल पहले तो आने के लिए मना कर रहा था, लेकिन फिर जब पायल ने उसे अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि आज अंजलि सूर्यवंशी मेंशन से बाहर फेंक दी जाएगी और फिर वो दोनों अपने रिश्ते की बात कर लेंगे, ये सुनने के बाद निखिल भी पायल के साथ दोबारा से सूर्यवंशी मेंशन आने को तैयार हो गया। उसका मेन मकसद तो यही था कि जब वो शूद्र की जिंदगी से अंजलि को निकलते हुए देखेगा और अंजलि को बेचारी हालत पर इतरा कर कहेगा कि अंजलि निखिल के पास वापस लौट आए, आज तो बहुत मज़ा आएगा। तब दादी माँ उसे अंजलि को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकलवा देंगी। आयुष के कहने पर शूद्र भी अंजलि को छोड़ देगा। उसकी हालत देखने लायक होगी। सच में बहुत मज़ा आने वाला है मुझे तो आज। पायल ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने दिमाग में सोचते हुए कहा। आज अब अंजलि शूद्र से अलग हो जाएगी तो मैं उसे अपने पास आने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं होगा। निखिल ने भी तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने ख्यालों में पुलाव बनाते हुए सोचा। जैसे ही पायल और निखिल सूर्यवंशी मेंशन में आए, उसकी नज़र अंजलि पर पड़ी, जो बड़ी हंसी खुशी आयुष के साथ खेल रही थी। ये देखकर कि आयुष और अंजलि के बीच सब नॉर्मल था, पायल का तो मुंह ही चढ़ गया। उसे समझ आ गया था कि उसका प्लान चौपट हो चुका था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां पीस ली और अंजलि और आयुष की तरफ आ गई। आयुष बेटा, तुम खेल रहे हो? पायल ने आयुष को अपनी तरफ बुलाते हुए कहा। उसे लगा शायद आयुष उसकी बातें भूल गया है, इसलिए वो फिर से आयुष को वो सारी बातें याद दिलाना चाहती थी। लेकिन पायल को देखकर आयुष एकदम से अंजलि के पीछे छुप गया। आयुष के ऐसा करने से पायल तो एकदम से हैरान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि ने एक रात में ही आयुष पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो अब आयुष पायल से दूर भाग रहा था, जबकि पायल ने उसे अंजलि से दूर करने के लिए कितनी तीखी बातें आयुष के दिमाग में डाली थी। मैं सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया अंजलि, तुम तो काफ़ी तेज निकली। तुमने इस बच्चे को फिर से अपनी बातों में उलझा लिया। पायल ने अंजलि को देखकर दांत पीसते हुए कहा। अंडर एस्टिमेट तो मैं तुम्हें भी करा लिया था पायल, ये तो मुझे पता था कि तुम गिरी हुई इंसान हो, पर इतनी गिरी हुई इंसान हो ये कभी सोचा नहीं था कि तुम एक बच्चे के दिल में इस तरह जहर भर दोगी। अंजलि ने पायल को देखकर गुस्से से कहा। अंजलि पायल से और ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि अंदर दादी माँ उसकी अच्छी खासी हिसाब कर लेंगे, इसलिए वो मुड़ कर जाने लगी। लेकिन पायल भी ढीठ थी, वो कहाँ इतनी आसानी से हार मारने वाली थी। इससे पहले अंजलि वहाँ से जा पाती। पायल ने अंजलि की बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। पायल छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? अंजलि ने पायल को देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। तुमने खुद ही मुझे मजबूर किया है, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, मैं नहीं। पायल ने अंजलि की तरफ देखते हुए कहा। अंजलि पायल के इरादे समझ गई। वो जानती थी कि पायल उसे धक्का देकर गिराना चाहती थी,
इसलिए उससे पहले ही अंजलि ने एकदम से पायल की बाजू ट्विट कर दी और उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे अंजलि नीचे ना गिरे। अंजलि छोड़ो मुझे, पायल ने खुद को अंजलि की हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अगले ही पल पायल ने खुद को अंजलि के हाथों से छुड़ा लिया, लेकिन उसने फिर से अंजलि की कलाई पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अंजलि तुम क्या कर रही हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। पायल ने नकली रोने की एक्टिंग करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जिससे उसकी आवाज़ घर के अंदर तक चली गई। जैसे ही पायल का महसूस हुआ कि लोग भागते हुए दरवाजे तक पहुंच गए हैं, उसने जानबूझकर ऐसा दिखावा जैसे अंजलि ने उसे धक्का दिया था, जबकि वो खुद जानबूझकर जमीन पर जाकर गिरी थी। अंजलि को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में भी ख्याल आ गया जब पायल पिछली बार जानबूझकर अंजलि के साथ सीढ़ियों से नीचे आ गिरी थी और उसने सारा इल्ज़ाम अंजलि पर डाल दिया था, जिस वजह से अंजलि का जेल में जाना पड़ गया था। घर वाले दौड़ते हुए बाहर आ गए, साथ ही निखिल भी जल्दी से पायल के पास आ गया और उसने पायल को खड़ा किया। हालांकि उसने पायल का किया सारा तमाशा देख लिया था, जिससे उसे ये समझ आ गया था कि पिछली बार भी अंजलि ने उसे सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया था। उसने जानबूझकर खुद ही अंजलि को अपने साथ सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया था। निखिल को अब अपने व्यवहार पर काफ़ी पछतावा हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? शूद्र अंजलि की लाल पड़ी कलाई अपने हाथ में लेते हुए परवाह भरी आवाज़ में पूछा। भाई, आप उससे पूछ रहे हो? अरे उसने आप लोगों ने के सामने मुझे धक्का दिया है, मुझे चोट आई है। मुझसे पूछो कि मुझे लगी तो नहीं, लेकिन आप तो फिर इस लड़की का साथ दे रहे हो। पायल ने जानबूझकर रोने वाला मुंह बनाकर शूद्र की तरफ देखते हुए कहा, आंटी ने आपको धक्का नहीं दिया, बल्कि आप आंटी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। आप गंदी हो। आयुष ने पायल की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा। शूद्र जी, मैंने इसे धक्का, अंजलि ने इतना ही कहा था कि शूद्र ने उसकी कमर से पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ डार्लिंग, तुमने इसे धक्का नहीं दिया। शूद्र के शब्द सुनकर अंजलि का दिल तो काफ़ी सुकून मिला था, एकदम से शांत हो गया। वो शूद्र को कन्फ्यूज भरी निगाहों से देख रही थी, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि वो शूद्र से पूछना चाहती थी कि आखिर वो कैसे अपनी आंखों में न देखने के बाद भी उस पर इतना यकीन कर रहा था। मैंने तुम्हारी रूह से वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी को दर्द नहीं दे सकती। शूद्र ने अंजलि के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा कि किसने किसको धोखा दिया है। उठो और अंदर आओ। शूद्र ने पायल की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा और अंजलि को अपने हाथ लेकर अंदर आ गया। घर वाले भी बिना पायल को उठाए सीधा घर के अंदर चले गए। उनका ऐसा व्यवहार देखकर पायल को काफ़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं और चुपचाप उठकर निखिल के साथ घर के अंदर आ गई। अंदर सभी लोग पहले से ही काउच पर बैठे चुके थे। दादी माँ, आप भी क्या इस लड़की पर यकीन करती हो? आदिभाम, आपने मुझे पाला है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। पायल ने दादी माँ की तरफ देखकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पाला है, इसलिए तुम्हें सुधरने की कई मौके दिए हैं। अपनी गलती सुधारने के जगह पर तुमने उससे बड़ी गलती करती हो। दादी माँ ने गुस्से से पायल की तरफ देखते हुए कहा। इससे पहले कि पायल को समझ पाती, दादी माँ ने उसके हाथ में फ़ोन पढ़ते हुए उस वीडियो को देखने के लिए कहा, जिसमें पायल ने जानबूझकर अंजलि को धक्का दिया और पार्टी में उसे उल्टी सीधी बातें कही थी। दादी माँ, वो मैं असल में, पायल ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसके तो मुंह से जुबान चली गई थी, वो जानकर भी सफाई नहीं दे पा रही थी। पायल, अब सच सच बताना कि क्या अंजलि ने अभी तुम्हें धक्का दिया है?
दादी माँ ने गुस्से से पायल की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, इसी ने मुझे धक्का दिया था। दादी माँ ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है क्योंकि अब ये मेरे भाई की बीवी बनने वाली है। पायल ने अंजलि की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। सच में पायल, तुम जैसा मक्कार और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अंजलि ने पायल को देखते हुए शांति से कहा। देखा दादी, आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, ये लड़की मुझे आपके सामने कैसे बेइज्जत कर रही है। पायल ने अंजलि की तरफ उंगली करते हुए कहा। पायल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बताओ कि क्या तुम्हें अंजलि ने धक्का दिया था? इस बार शूद्र ने सख्ती से पायल की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ भाई, दिया था। पार्टी में मैंने इसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, वो तो मुझसे बस गलती से हो गया था। शायद उसी बात का बदला लेने के लिए इसने आज मुझे धक्का दिया। पायल ने शूद्र के सामने रोने का नाटक करते हुए कहा। राघव, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आओ। शूद्र ने राघव की तरफ देखते हुए कहा। राघव शूद्र की एक इशारा मिलते ही सर्विलांस रूम में सीसीटीवी की वीडियो लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ पायल के तो ठंडे पसीने छूट गए थे जब उसे पता चला कि शूद्र ने कैमरा चेक करने के लिए कह दिया था। अंजलि ने इसे धक्का नहीं दिया और दादी माँ, ये देखिए कैमरे की फुटेज। शूद्र ने दादी माँ के हाथ में अपना फ़ोन देते हुए कहा। फ़ोन में अभी बाहर हुए इंसिडेंट की पूरी रिकॉर्डिंग थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पहले पायल ने अंजलि को धक्का देने की कोशिश की और अंजलि ने अपने बचाव में सिर्फ पायल को पकड़ा था, लेकिन फिर उसने जानबूझकर खुद को ज़मीन पर धकेल दिया और ऐसा जताया जैसे अंजलि ने उसे धक्का दिया था। दादी माँ के हाथ में जैसे जैसे वो वीडियो चल रही थी, पायल का दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि घर के मेन डोर पर भी एक कैमरा लगा था और वो बिना कुछ सोचे सब कर बैठी। अब सभी लोग गुस्से से पायल की तरफ देख रहे थे। वही पायल सर झुकाए खड़ी थी, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।